हेलो दोस्तों। देखिए ये है हमारा सीटेट दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था 6 to 8 वाला, ठीक है, पेपर सेकंड, जिसमें हम मैथ के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहां हमारा 31 क्वेश्चन से शुरू है ये गणित व विज्ञान, लेकिन हम गणित के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो 31 क्वेश्चन क्या है जो कि पेडागोजी से संबंधित है कि एक गणितीय प्रमेय किसे कहते हैं। तो देखो एक गणितीय प्रमेय वो होती है एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि एक्सियोम जहां वर्ड आ जाए इसका मतलब है कि वो एक गणितीय प्रमेय कहलाती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी, यह अभिग्रहित जो एक अंकगणित व बीजगणित का आधार है। तो अंकगणित व बीजगणित का आधार है ये, इसका श्रेय जाता है आपका यूक्लिड को, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर भी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी कि ए और बी। ए में क्या है, परियोजना, और बी में क्या है, क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। यहाँ क्या है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। तो ये आपका प्रत्यक्ष उत्पत्ति से सिद्ध किया जा सकता है, यानी कि डायरेक्ट प्रूफ इसको किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो देखो ऑप्शन जो सी है आपका, मतलब ऑप्शन नहीं है ये, तो यहाँ सी में आपको कंठस्थ करना दिखाई दे रहा है। तो देखो कंठस्थ करना जहां भी वर्ड आ जाए वो आपका क्या होता है, नेगेटिव को दर्शाता है। तो सी जिसमें होगा वो सभी गलत होंगे। तो ऑप्शन 3 ही एक ऐसा है जहां पर सी नहीं है, यानी कि ए बी डी ई। ए में मानस दर्शन, बी में पक्षांतरण, और डी में आपका सामान्यकरण, और ई में है आपका अनुमान लगाना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। तो न्यूनतम का मतलब है भाई कि आप इन चारों ऑप्शन में से किस में आपको कम समय लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखो पहला ऑप्शन आपका यह है कि एक विद्यार्थी ने एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है का आयतन 38.5 सेंटीमीटर क्यूब परिकलित किया। उसने कहाँ गलती की। तो देखो आपको गलती चेक करने के लिए इसको चेक करना होगा, मतलब आयतन का फॉर्मूला लगा करके देखना होगा, फिर आपको पता चलेगा कि उसने ये मिस्टेक की है, सेंटीमीटर को मीटर में ले लिया है, या फिर इसकी कैलकुलेशन गलत की है। तो इसमें आपको ज्यादा समय लगेगा, मतलब आपकी संभावना विचारों की थोड़ी ज्यादा है। लेकिन यहीं जब आप ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो आप इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे और यहाँ से इसका आयतन ज्ञात कर देंगे। तो इसमें सबसे कम आपके विवेचनात्मक विचार की उपज होगी, यानी कि आप एकदम से इसका आंसर दे देंगे तो आपको कम समय लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी दो ऑप्शन भी आपके ऐसे ही हैं। इसमें कहा है 72 गुणा 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करके उनके परिणामों की तुलना कीजिए। चौथा है समीकरण इतने को निरूपित करने वाली कोई 2 स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए। मतलब इसमें आपका टाइम लगेगा, आपके थोड़ी सी विवेचनात्मक विचार लगेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए, ठीक है। ये एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है। तो एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित वर्ड कहीं दिखाई दे जाए तो ऐसा समझिए आपकी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 39, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो यहां पर हो जाएगा आपका कि विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 आपका पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यहां भी देखना है आपको कि नहीं है बोला है। तो ज्यामितीय बोध की प्रगति,
ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्कसंगत क्रम में। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 से जो आगे चलेंगे हम 41 में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ अब आपके कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। यहाँ पर है आपका माइनस का 12 और ये है आपका माइनस का 3। तो माइनस का 12 और माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस और 12 ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36। यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन, अब ये ब्रैकेट है आपका, तो देखो ये आपका डिवाइड का साइन है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ आप जब माइनस के 4 से 20 को भाग करेंगे तो यहाँ माइनस का 5 आएगा, ठीक है। यहाँ ये 8 और डिवाइड बाई मतलब 24 माइनस का और डिवाइड बाई 8, तो 8 से जब इसको भाग करेंगे तो माइनस का 3 आएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 8 से इसको भाग करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 3 और ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3। तो ये ब्रैकेट आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये आपका माइनस है और यहाँ पर है ये आपका 16 को भाग दी जा रही है कितने से, 2 से, ठीक है। तो 2 से जब आप 16 को भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 बराबर, यहाँ 7 से भाग देनी है आपको 28 को, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7 चौक 28 और ये प्लस का x। क्लियर है। अब देखो 36, यहाँ माइनस का 5 प्लस का 3 तो माइनस का 2 और ये माइनस का 8, ठीक है। अब ये माइनस का 8 हो गया, माइनस के 8 के बाद नहीं 2 अट्ठे 16 माइनस का और माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 8 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ आएगा ये आपका माइनस का 4 प्लस का x, ठीक है। अब देखो 36 में से 2 घटाओगे 34 और 34 में से 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 42 और 42 में ये माइनस का 4 इधर लेके आओगे तो प्लस का 4, तो हो जाएगा आपका 42 और 4 46। x का मान कितना आ जाएगा 46, यानी कि ऑप्शन जो ए है आपका यानी कि फर्स्ट वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 42 में क्या है, ये संख्या दे रखी है आपको, इसने कहा है ये 88 से विभाज्य है। आपको पता होना चाहिए विभाज्यता के नियम में कि अगर ये संख्या 88 से विभाज्य है पूरी तो ये इसके फैक्टर से भी विभाज्य होगी, यानी कि 11 और 8 से भी विभाजित होगी। तो पहले मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ देखूं कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इसके बाहरी 3 अंक जो इकाई, दहाई, सैकड़ा से बने हैं वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो देखो 8 से विभाजित होने के लिए यहाँ बाई का मान की क्या जरूरत पड़ेगी, 8 अट्ठे 64, कितना बचेगा 3 से इस पर बचेगा और यहाँ बाई आया, तो बाई के स्थान पर यहाँ क्या होना चाहिए जो 8 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ मैं बाई के स्थान पर अगर 2 ले लेता हूँ तो 8 चौक 32, यानी कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि बाई का मान यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। अब ये पूरी संख्या जो मुझे प्राप्त हुई वो इस तरीके से हुई कि ये 30, ठीक है, x 0 8 6 7 और बाई का मान कितना 2। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि विषम स्थानों पर अंकों का योग, ये विषम स्थान पर अंक है ना, इनका योग, और जो सम स्थानों पर अंक हैं, सम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। तो देखो 3 में x जोड़ोगे तो 3 प्लस x प्लस 8 11 प्लस x 7, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस x। ये तो आ जाएगा विषम स्थानों पर अंकों का योग करेंगे तो यहाँ 0 में 0 जोड़ोगे 0, 0 में 6 जोड़ोगे 6, 6 और में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 8। तो यानी कि इनका अंतर, सम स्थान पे अंक ये थे और विषम स्थान पर ये हैं, तो 18 और में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 10 और 10 प्लस x। ये जो वैल्यू आनी चाहिए ना, या तो ये 0 आनी चाहिए या फिर ये 11 का गुणज आनी चाहिए। तो देखो x का ऐसा कोई मान नहीं ले सकता मैं यहाँ पर जो यहाँ पर 0 आ जाए, लेकिन x का ऐसा मान ले सकता हूँ यानी कि 1 जो 11 का गुणज आ जाएगा। तो क्योंकि 10 में 1 जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा 11। तो इस तरीके से x का मान तो 1 और बाई का मान 2, तो x का मान यहाँ पर 1 अगर मैं रखूंगा और प्लस बाई का मान अगर 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 43 है, तो यहाँ कैलकुलेशन है थोड़ी सी। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा ये आपका 7/8 और प्लस 1/2। यहाँ से 8 एलसीएम आ जाएगा तो ये जाएगा 7 2 चौक 8, तो यानी कि 11/8। इसको पूरा सॉल्व करने पर कितना आएगा 11/8। अब देखो यहाँ देख लो, यहाँ है ये आपका 6 सही 2/3, तो 3 6 18 और 2 20/3 हो जाएगा। और यहाँ भाग का साइन है, अगर भाग के साइन को हम गुणा का साइन करते हैं तो जो भी यहाँ वैल्यू सॉल्व करने के बाद आती है उसको पलट के लिख देते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5/2 आएगा, तो इसको हम 2/5 लिख लेंगे, यानी कि पलट के, ठीक है। गुणा 4 3 12, 12 और 3 15, 15/4 आ जाएगा ये, ठीक है। माइनस 2 पंजे 10 और 10 और 1 11/2 गुणा 4 चौक 16 और 1 17/4, यहां से ये आ जाएगा। अब ये होगा आपका प्लस
3 एकम 3 और 2 5/3 और यहां से सॉल्व करने पर कितना आया 11/8। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 15 से 15 पूरा कैंसिल और ये 4 पंजे 20 और 5 दूनी 10। इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करके कितना आएगा 10 माइनस यहां आ जाएगा ये आपका 11 और 17 की गुणा करोगे 7, 7 और 1 8 और 187/4 दूनी 8 प्लस ये हो जाएगा 11 पंजे 55/8 तिया 24। यहां से लासा आ जाएगा आपका कितना 24, तो ये हो जाएगा 24 धाई 240, यहां आ जाएगा माइनस 8 तिया 24 और इसकी गुणा करोगे आप तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5 यानी कि 561 प्लस 24 से 24 एक बार कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 55। अब देखिए 561 तो आपका किसका है माइनस का है और ये आपका 240 किसका है प्लस का है। 240 और 55 यानी कि 200 ये हो जाएगा 95। ठीक है 11 में से 5 घटाओगे तो ये आपका 6 बचेगा, 15 में से 9 घटाओगे तो ये भी आपका 6 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा यानी कि माइनस का 266 और नीचे कितना आएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 266/24। ठीक है 24 को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, ऊपर आ जाएगा माइनस 2 एकम 2 2 तिया 6 2 तिया 6। यहाँ इसको डिवाइड करोगे क्योंकि इस रूप में कोई आंसर आपका है नहीं तो 12 एकम 12 यहाँ 13 है तो 1 फिर से 13 हो जाएगा, 12 एकम 12 1 से इस पर बचेगा इसको भाग नहीं जाएगा तो माइनस का 11 सही 1/12 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 44। यहां पर क्या है पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। तो देखो यहां आपके जो मध्य अभाज्य युग्म होते हैं वो होते हैं आपके 8। अब देखो इनका एग्जांपल दिखा देता हूं मैं कि कौन कौन से होते हैं। अभाज्य युग्म जो होती है ना संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके बीच डिफरेंस 2 का होता है, लगातार संख्याएं। तो देखो पहला नंबर आपका ऐसा होगा 3,5, इनके बीच डिफरेंस कितने का है 2 का और ये कैसा है आपका अभाज्य युग्म है। इसके बाद आता है आपका 5 और 7, फिर इसके बाद आएगा आपका 11 और 13, इसके बाद आएगा 17 और 19, फिर इसके बाद आएगा आपका 29 और 31, इसके बाद आएगा आपका 41 और 43, फिर इसके बाद आएगा आपका 59 और 61, फिर इसके बाद आएगा आपका 71 और 73। ये आपकी 8 ऐसी संख्याएं हैं जो एक अभाज्य युग्म है और वो कितने तक है 1 से 100 तक। तो अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी होती है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 8। ठीक है बार बार आप इन संख्याओं को याद ना रख पाए तो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 21 168 इस रूप में लिखा हुआ है। ठीक है तो इसने कहा है कि एबीसी प्राकृतिक संख्या है क्योंकि मान आएंगे कोई ना कोई तो आपको फिर ये 4a - 5b + c की वैल्यू बतानी है। तो देखो 21 168 के आप फैक्टर कर लीजिए। 21 168 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 2 एकम 2 0 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16 2 चौक 8, फिर ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 नेम 18 2 दूनी 4, फिर से कट जाएगा 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 चौक 8 2 छक्का 12, फिर से 2 से कट जाएगा ये 2 एकम 2 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 तिया 6, फिर ये 3 से कट जाएगा आपका 3 चौक 12 1 बचा 3 चौक 12 3 एकम 3, फिर से 3 से 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 14 हो गया 3 चौक 12 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 चौक 12 3 नेम 27, फिर ये कटेगा आपका 7 से 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। इसको इस फॉर्मेट में लिखना है जो यहाँ बोला गया है। तो देखो इस तरीके से अगर हम लिखें इसको तो ये कितना लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 कितने बार है आपका 3 बार, तो 3 की पावर 3 गुणा 7 यानी कि 7 की पावर 2। ठीक है अब देखो यहां पर अगर आप देखें तो 2 की पावर 4 यहाँ 2 की पावर a, तो a का मान कितना हो रहा है यहाँ से 4 और b का मान कितना हो रहा है 3 और c का मान कितना हो रहा है 2। इसने कहा है 4a - 5b + c की वैल्यू बताइए। तो 4a का मान कितना है 4 माइनस 5 इंटू b का मान कितना है 3 प्लस c का मान कितना है 2, तो 4 चौक 16 माइनस 5 तिया 15 प्लस 2, 16 में से 15 घटाओगे 1 बचेगा, 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 46। यहाँ ये कह रहा है कि माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या जहां बोल दिया तो मतलब मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है जिसे 8 12 20 28 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। तो पहले मैं वो संख्या निकाल लेता हूं ना जो 8 12 20 और 28 35 से पूरी तरह से विभाजित है। तो वो संख्या कैसे निकलेगी, वो निकलेगी लासा के रूप में। और लासा कैसे निकलता है, तो लासा निकलेगा आपका 8 12 20 28 और 35। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं अगर 2 से संख्याओं को डिवाइड करूंगा तो 8 12 और 20 और 28 कटेगी, 35 नहीं कटेगी। तो इससे अच्छा है मैं इसी में कोई ऐसा कॉमन नंबर देखता हूं जो सारी संख्याएं कट जाएंगी। तो ऐसा 4 में 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 पंजे 20 4 सत्ते 28 और ये 35 नहीं कटेगा तो उसको ऐसे लिख लो। फिर 2 से कटने वाली एक ही संख्या है आपकी 2, ना 3 कटेगा, ना 5, ना 7 और ना फिर आपका
35। फिर 3 से कटने वाली भी आपकी एक ही संख्या है, ठीक है ना, 5 कटेगा ना 7 और ना 35। फिर 5 से कटने वाली आपकी ये संख्या है, एक तो 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगा और ये 5 सत्ते 35। अब आपकी संख्या ऐसी है 7, जिससे ये 7 जो बचे ये भी कैंसिल हो जाएंगे। हम तब तक इनको कैंसिल करते हैं जब तक यहाँ 1 1 ना आ जाए, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, 120 और 12 सत्ते 84, यानी कि 840 वो नंबर आया जो 8, 12, 20, 28 और 35 से पूर्णतः विभाजित होगा प्रत्येक दिशा में। लेकिन इसने बोला है 5 भी शेषफल बचना चाहिए। जब ये नंबर वह है जो पूरी तरह से विभाजित है तो इसमें मैं 5 ऐड कर दे रहा हूं। अब ये 845 ऐसा नंबर आएगा जिसमें हम 8 के भाग देंगे तो 840 कट जाएगा, 5 शेषफल रह जाएगा। 12 से भाग देंगे तो 840 कट जाएगा, 5 शेषफल रह जाएगा। प्रत्येक संख्या से भाग देने पर 5 शेषफल दे जाएगा। तो इसने कहा है x के अंकों का योग क्या है, तो x का मान तो 845 है, तो 8 4 12, 12 5 17, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 17। ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि संख्याओं 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब मेरे भाई ये होता है कि जैसे ये संख्या है ना आपकी 50, 50 बटे 61, ये दोनों संख्याएं हो गई, और समानुपात का मतलब है बराबर। कौन सी संख्याएं हो जाए, 92, 1 और 117, इनका अनुपात आपस में बराबर हो जाए। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा आपसे कि आप एक काम करिए, इनको बाई ऑप्शन सॉल्व करिएगा। अब बाई ऑप्शन कैसे, देखो यहाँ कितना 92 और यहाँ कितना 117, मैंने ऑप्शन लिया डी। नीचे से ऑप्शन कोशिश किया करो सॉल्व करने की, कि कभी कभी चौथा या तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर होता है। तो देखो इसमें से 17 घटाया जाए, इसने बोला है ना कौन सी संख्या घटाई जाए, यहाँ पर भी 17 घटाए, यहाँ पर भी 17 घटाया जाए और यहाँ पर भी 17 घटाया जाए। तो देखो 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ 4 में से 1 घटाया तो 3 बचेगा। 11 में से 7 घटाने पर 4, 5 में से 1 घटाने पर 4। यहाँ 92 में से 17 घटाओगे तो 12 में से 7 घटाओगे तो 5 बचेगा, और यहाँ आपका 8 में से 1 घटाने पर 7 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 11 तिया 33 और 11 चौक 44, ये समान अनुपात में आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन हमने ट्राई किया और हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हुआ, सही उत्तर मिल गया, ठीक है। आप बाकी ऑप्शन रख के देखोगे तो ये बराबर नहीं आएंगे, बराबर आएंगे तो ये समानुपात में है और वही संख्या इसमें से क्या होगी, घटेगी। अब देखो हमारा क्वेश्चन है कि 1710 की एक राशि एबीसी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, ए का 4 गुना कैसे मेरे भाई, ए का 4 गुना बराबर, इसने कहा है बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना के बराबर है। तो बी का कितना, बी का 6 गुना, और सी का कितना, सी का है 9 गुना, ये क्या है आपस में बराबर है। तो पहले मैं देखता हूं अनुपातिक रूप में एबीसी के मान क्या आएंगे। तो अनुपातिक रूप में एबीसी के मान लाने के लिए ए को छुपा लो, पहले ए का अगर रेशियो निकालना है तो ए को छुपाओ और बी और सी के जो गुणांक है उनमें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 और 9 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 9 54। फिर बी का निकालना है तो बी को छुपाओ और ए और सी की गुणा कर दो, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक हो जाएगा 36। सी का निकालना है तो सी को छुपाओ और ए और बी की गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24। अब इनको एक नंबर है हमारा 6 जिससे कॉमन डिवाइड हो रहे हैं, 6 9 54, 6 6 36 और 6 चौक 24। ये ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर रहा है। 6 4 24, 6 4 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। यहाँ से 19 रेशियो में रुपया मिल रहा है, लेकिन यहां से जो राशि बांटी जा रही है वो बांटी जा रही है आपकी 1710। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 19 निम्मा 171, यानी कि एक रेशियो का मान आ जाएगा आपका 90। इसने कहा है ए और सी में अंतर क्या है, तो मेरे भाई ए का मान 9 है और सी का मान 4 है, तो इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 5 रेशियो का। एक रेशियो का मान कितना आया, एक रेशियो का मान आया 90 और 9 पंजे 45, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 450। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल है आपका, टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है, यानी कि ये अनुपात है आपका 7 और 9 का अनुपात, तो इसको मैंने 7/9 लिख लिया। अब देखो यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर, अगर 6 निकालकर 2 निकालकर या कुछ डालकर, तो हमें ये एक गुणांक के साथ लेने हैं, यानी कि 7x और 9x। तो पहली वाली टोकरी में से 6 फल निकाले जा रहे हैं और दूसरी वाली टोकरी में 6 फल डाले जा रहे हैं। तो इसने कहा है इनका ऐसा करने पर, पहली टोकरी में से 6 फल निकालकर और दूसरी में डालने पर इनका रेशियो जो हो जाता है वो 1:3 हो जाता है। 3 की मल्टीप्लाई 7x में कर दो तो 7 तिया 21x हो जाएगा और 3 छंग आपका 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x + 6, ठीक है। 21x 9x को उधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, 21x में से 9x हटाओगे तो ये आपका 12x हो जाएगा। 18 माइनस का इधर जाके प्लस का होगा तो 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 2। इसने कहा है ए और बी में कुल कितने फल हैं, तो मेरे भाई ए और बी में 7x और 9x मिलाकर के कितने फल हैं 16x। एक रेशियो का मान कितना है आपके पास 2, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 50 सवाल है आपका, त्रिभुज एबीसी और एडीबी का उभयनिष्ठ आधार एबी है,
तो देखो एबीसी और एडीबी का उभयनिष्ठ आधार ए बी बताया है, तो एक ऐसा ट्रायंगल का निर्माण होगा। यहाँ पर मैं एक रेखा की मदद से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक मैंने लाइन ये ली, ठीक है। अब एक लाइन मैंने यहां पर ले लिए, इसको एक लाइन मैंने यहां पर ली, ठीक है। अब उसके बाद में यहां एक डॉटेड लाइन की मदद से समझने की कोशिश करना आप। इसने बोला है कि ए बी सी, ठीक है। तो देखो ए बी सी मैंने इसको मान लिया, और ए डी बी, तो ए डी बी इसका आधार क्या बताया है, ये वाली लाइन बताइए, यानी कि ए बी, ठीक है। दोनों त्रिभुज ए बी के एक ओर स्थित हैं, तो दोनों त्रिभुज देखो ए बी के एक ही ओर स्थित हैं। इसने कहा ये डी ए जो लाइन है वो ए बी पर लंब है, बिल्कुल लंब है, और सी बी जो लाइन है वो भी ए बी पर लंब है, तो ये भी बिल्कुल लंब है। तो और ए सी का मान यानी ए सी जो लाइन है वो ए बी के एसी लाइन जो है वो बीडी के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो देखो पहले वाले को देखिए आप, सही भी पहला वाला ये कि ए बी सी, अगर मैंने एक त्रिभुज लिया ये ए बी सी, तो ए बी और सी, तो यानी कि जो उभयनिष्ठ कोण आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 90 डिग्री वाला आ रहा है। तो 90 डिग्री कोण भी है, और यहां पर कौन सा कोण है, तो यहां पर ये आपका कोण ए है जो कि 90 डिग्री के बराबर है। तो यहां पर जैसे ए बी सी लिया तो बीच में भी आया ना, तो यहां पर भी आपका ए आना चाहिए बीच में। तो ऐसा बीच में आने वाला ऑप्शन आपका सिर्फ यही है, बी ए डी। तो बी ए और डी, तो इस तरीके से दोनों समरूप कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 50 का पहला वाला उत्तर। बाकी इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण आपका ए है जो कि 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर जो BD है वो आपका AC के बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा बराबर है। तो हमें देखना होता है कि इन्होंने AB लिया है तो AB दोनों में कॉमन है, तो AB यहाँ पर भी उभयनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कई सारे लॉजिक हैं, बाकी आप यहाँ मोटा मोटा ये समझिएगा कि यहाँ पर बीच में हमने कोण लिया जो कि 90 डिग्री के बराबर है, तो इसमें भी हमारा दूसरा जो त्रिभुज हम लेंगे उसमें भी ये 90 डिग्री वाला ही एंगल लेना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। यहां इसने ये कहा है 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, तो इनमें बताना है कि कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। मेरे भाई समकोण त्रिभुज में आपको ज्ञान होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज जो भी होगा हमेशा वो ट्रिपलेट का निर्माण करेगा। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि कर्ण का वर्ग जो होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। क्लियर है? अब देखो यहां पर ऑप्शन जो सी है, यानी कि आपको चेक तो सारे करने होंगे भाई, मैंने बताया था आप फोर्थ ऑप्शन से ट्राई करिएगा, ये नहीं आएगा तो सी आएगा। इस तरीके से आप कोशिश करेंगे। तो देखो 61 का वर्ग क्या होता है, तो 61 का वर्ग करने पर होता है 1 का वर्ग 1, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 6 36 और 1 3731, ये होता है। अब 11 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 121, और 60 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 60 का वर्ग होगा 3600, तो 3600 और 1 3721, यानी कि ये जो आपका हो रहा है इन दोनों भुजाओं का वर्ग करने पर इस भुजा के बराबर आ रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज का एक ट्रिपलेट है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही। ये किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन 1 में है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है, चतुर्भुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा। तो मेरे भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360, तो देखो 7 5 12 9 3 12 12 12 24, इसको एक गुणांक के साथ मानेंगे तो मैंने मान लिया 24x बराबर कितना होता है 360। यहां से x का मान निकाल लीजिए आप, 6 चौक 24, 6 छंग 36, और 4 से इसको डिवाइड करोगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, x का मान कितना आ गया 15। इसने कहा है सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर, तो 9 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 6, और 6x, तो यानी कि 1x का मान कितना आया 15, और 15 6 का कितना हो जाएगा 90। ऑप्शन दूसरा जो है आपका वो सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां पूर्णांकों में हैं, तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो मेरे भाई परिमाप का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल मैंने मान लिया समबाहु, इसकी एक भुजा 4, ये भुजा 4, ये भुजा 4, तो इसका परिमाप टोटल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। एक त्रिभुज मैंने मान लिया आपका समकोण त्रिभुज, यानी कि इसकी भुजा 3 है, ये 4 है और ये 5 है, 5 4 9 3 12, इसका भी परिमाप कितना आ रहा है 12 आ रहा है। एक और हम ऐसा त्रिभुज मान सकते हैं समद्विबाहु, यानी कि 5 5 और ये 2, तो 5 5 10 और 2 12, इसका भी परिमाप कितना है 12 है। तो ऐसे सिर्फ 3 ही त्रिभुज संभव हैं जो 12 परिमाप के साथ बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर सोचा विचारी करने वाली विषय क्या है, तो यहाँ पर हमें सोचना है कि मेरे भाई जो आपकी कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो आपकी कंडीशन ये होती है कि किन्हीं 3 भुजाओं का योगफल, मान लो a प्लस बी प्लस सी, इनका योगफल जो है वो 12 दे रखा है। पहली बात तो परिमाप जो दे रखा है तो मतलब 12 दे रखा है, 3 अलग अलग भुजाएं मैंने मान ली। क्लियर है यहाँ तक? आगे जो आप देखेंगे वो ये है कि
हमेशा त्रिभुज क्या कहता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां से a प्लस बी का मान निकालेंगे तो 12 माइनस सी हो जाएगा, तो यहां मैं पुट करता हूं 12 माइनस सी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 इज ग्रेटर देन क्या 2c, यानी कि c का मान 2 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी भुजा होगी उसका मान 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी प्रकार अभी तो आपने यहाँ पर a प्लस बी सी के लिए लिया था, अभी आपको a निकालना है b निकालना है, तो हम सबके लिए बोल सकते हैं कि जैसे a भी है तो उसका मान भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, b भी है तो उसका मान भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। 6 का मतलब है भुजा, यानी कि a भुजा आपकी 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, b भुजा आपकी 6 से ज्यादा नहीं हो सकती और c भुजा आपकी 6 से ज्यादा आप मान नहीं ले सकते। जैसे आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर आपने 5 5 लिया है 2 लिया है, तो 6 से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि परिमाप आपका 12 है। ठीक है, अब 12 नहीं ले सकते तो इस कंडीशन में आपका यह है कि 3 ही त्रिभुज संभव होंगे जो मैंने आपको बता दिए, समद्विबाहु का होगा, एक समकोण त्रिभुज का और होगा और एक आपका समबाहु का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 है, ये आपका काफी अच्छा सवाल है। यहाँ देखना क्या है, एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दे रखी है आपको, लेकिन तीनों है किसमें, मीटर में है, तीनों यूनिट किसमें है, मीटर में। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की विमाएं इतनी है। देखो यहाँ जो 70 है वो सेंटीमीटर में है, इसको भी मीटर में बदल लीजिएगा, जब इसको मीटर में बदलेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.7 मीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 मीटर। अब मेरे भाई यहां पर हमें ये देखना है कि इस घनाभाकार गोदाम की लंबाई जो है इसके अंदर कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो बड़े वाले का जो आयतन होगा, मतलब घनाभाकार वस्तु का आयतन होगा, तो होता क्या है, उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका कि डिब्बों की अगर संख्या ज्ञात करनी है ना तो गोदाम के कुल आयतन को एक डिब्बे के आयतन से भाग कर दीजिएगा। तो गोदाम का आयतन क्या बनेगा, गोदाम का आयतन बनेगा आपका 56 गुणा ये कितना है आपका 42 और गुणा ये कितना है 10, सभी मीटर में हो गए अब, और ये भी नीचे आपका क्या है, ये भी मीटर में है, तो यानी कि ये है आपका 2.8 मीटर मल्टीप्लाई ये है आपका 2.5 मीटर और मल्टीप्लाई ये क्या है आपका 0.7 मीटर। यहां से जब आप दशमलव हटाओगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो 3 दशमलव हटा रहे हैं तो हम यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, देखो 25 से इसको डिवाइड करो तो 25 चौका 100 यानी कि हो जाएगा आपका 400। ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया। अब यहां मैं इसको डिवाइड करता हूं 4 सत्ते 28 और ये हो जाएगा आपका 100 टाइम चला जाएगा, 4 एकम 4। अब देखो 7 से इसको डिवाइड कर लो 7 अट्ठे 56 और 7 से इसको डिवाइड कर लो 7 छंग 42। ठीक है, 8 छंग 48 और 48 की गुणा 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4800। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे 48 डिब्बे रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 55। यहां क्या करना है मेरे भाई, यहां यह है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, बेलन का आयतन क्या होगा। आपको पता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहां मुझे करना क्या है, देखो लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, तो मेरे भाई बेलन किस रूप का होगा, कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, इसने कहा है आधार की परिधि, तो आधार की परिधि, आधार किस तरीके का होता है, वृत्त के तरीके का, और वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है आपकी 2 पाई आर, और 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है इसमें 528। ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहां से r का मान निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करने पर 2 दूनी 4 2 छक्का 12 और ये हो जाएगा 2 नियम 18, 2 दूनी 4 2 छक्का 12 2 नियम 18। अब देखिए यहां से r का मान निकालना है तो 22/7, तो 22 का मान इधर और 7 का मान ऊपर पहुंचा दो, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 दूनी 22 और ये बचेगा आपका 4 नहीं कटेगा ये, तो ये डिवाइड होगा आपका, यहाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये आपका 2 चौक 8 कटेगा यानी कि 4 बार। ठीक है, अब कट जाएगा ये कट जाएगा आपका 22 एकम 22 4 22 दूनी 44 और 12 सत्ते 84। एर का मान कितना आ जाएगा 84, लेकिन ये है किसमें, सेंटीमीटर में, मुझे मीटर में करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 84 को मैं 100 से भाग कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.84 मीटर। तो यानी कि त्रिज्या हमारी आ गई कितनी 0.84 मीटर। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना 22/7 बोला यहाँ पर मान लीजिए, गुणा आर स्क्वायर, तो यानी कि 0.84 मल्टीप्लाई 0.84 है ना, 2 बार आएगा ये, और कितना एच का मान कितना है 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, तो मेरे भाई ये आ जाएगा 100 गुणा 100। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 12 सत्ते 84। ठीक है,
अब यहाँ पर ये आपका और छोटा हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करने पर देखिए कोई फायदा नहीं है इसको और ज्यादा छोटा करने से। वैसे कर सकते हैं आप, 2 एकम 2, ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 से आपका 25 बार कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसी तरीके से 12 84 और 2 11 की गुणा और करनी है आपको, तो हो जाएगा 12 चौक 48 हासिल 4, 12 अट्ठे 96 400, ठीक है। और गुणा करनी है आपको 11 के साथ और डिवाइड करनी है फिर 25 गुणा 100 से, ठीक है। तो हो जाएगा 8, 8 में 0 जोड़ने पर 8 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा आपका यहाँ से, मैं फाइनल आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। ये गुणा आ जाएगी आपकी 11,088, ठीक है। और डिवाइड जब करेंगे हम इसको 25 गुणा 100 से, तो 25 से करने पर तो पहले इसका आंसर आ जाएगा आपका 43.52, और फिर 100 से और भाग करोगे तो 0.2 स्थान और आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 4.43 और ये 52। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखो इस पेपर में पूरी कैलकुलेशन हो रही थी। बाकी आप ध्यान रखना कि 2 पाई आर रखा है तो यहाँ पे पाई आर का मान निकालना है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच रखा है तो यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। तो बाकी कुछ ज्यादा काम है नहीं, आप कर सकते हो। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको इतना, और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई इतनी है, तो इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखो आप इस समचतुर्भुज को एक बनाओगे किस तरीके का, तो इसको बनाओगे लगभग आप कुछ इस तरीके का बनाना है। तो यानी कि ये मान लो एक विकर्ण है, तो यहाँ एक लंबाई इसकी दे रखी है और इस वाले की लंबाई ये दे रखी है, ठीक है। ये दे रखी है आपको 7.2 और ये दे रखी है 8.8, ठीक है। तो इसने कहा इस विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो देखो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका 1/2, ठीक है। 1/2 h1 प्लस h2, यानी कि दोनों की हाइट, या फिर ऐसे बोल दो डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2 इंटू h, और बराबर में ये दे कितना रखा है, तो ये आपको दे रखा है 227.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका h का मान कितना हो जाएगा, देखो 7.2 और 8.8, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 7 8 15 और 1 16, यानी कि 16 आ जाएगा। तो 16 को 2 से भाग करोगे यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये h1 प्लस h2 ये आ जाएगा 8, सॉरी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका कितना, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 16 को जब 2 से भाग करोगे तो 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा h का मान आपको निकालना है। तो 8 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 6 22 67, 8 अट्ठे 64 और ये बचेगा 3 और 8 चौक 32, यानी कि 28.4। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये हाइट ही पूछी थी इसने, ठीक है। इस डायगोनल की हाइट कितनी थी, तो 56 कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 57। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो देखो कैसे ये सॉल्व भी हो रखा है। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा आपका 5 तिया 15 x प्लस 5 चौक 20, ये आ गया, माइनस 8 छिंग 48 x और माइनस प्लस माइनस का 56 बराबर 9x माइनस 8। यहाँ x और x के साथ गुणा करोगे तो ये माइनस का 42x बनेगा, और 20 56 और 8 को सॉल्व करोगे तो 28 आएगा। x का मान माइनस का 28/42, सॉल्व करने पर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, माइनस का 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x का मान माइनस का 2/3 रखोगे तो माइनस का वर्ग प्लस और 2 का वर्ग 4/3 तिया 9 माइनस, और माइनस ये वाला तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4/3 और प्लस में कितना आ जाएगा 1, यहाँ से लासा लेने पर 9 आएगा, तो हो जाएगा आपका 4 3 तिया 9 3 चौक 12 प्लस 9, तो हो जाएगा 12 4 16 16 4 20 5 25 और 25/9, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है। यहाँ पर क्या बोला है कि a का मान b का मान c का मान दिया है, तो आपको ये वैल्यू ज्ञात करनी है। बड़ा सवाल दे रखा है फालतू के सॉल्व करने का। a का मान 1, ठीक है, a का मान 1, b का मान -3 है, -3 का वर्ग करने पर 9, c का मान -2, b का मान -3 तो -3 का वर्ग प्लस का 9, a का मान 1, b का मान -3 और c का मान -2, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका माइनस का c और माइनस माइनस प्लस का 2 और a का मान 1 प्लस b का मान -3 का वर्ग प्लस का 9, ठीक है। तो देखो 9 और 1 10, 10 में से 2 घटाओगे 8 बचेगा, 9 और 1 10 4 14 और 14 नंबर कितना होता है 126 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 दूनी 20, 20 और 120 140 148 और 6 154, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फास्ट कैलकुलेशन आपकी आनी चाहिए, आपसे ये सवाल बन जाएगा। अब देखो ये जो है ये आपका एक फॉर्मूला है, किसका है, तो ये है आपका एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का। ये एक फॉर्मूला है आपका किसका है, तो ये है आपका एक्स क्यू प्लस बाई क्यू का, ठीक है। यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 2x3। इसको सॉल्व करो तो यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ x की गुणा x में करोगे तो ये x³ हो जाएगा, और ये माइनस का x बाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का बाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 2x³ माइनस का x³ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये प्लस x बाई स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा माइनस का
बाई एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का बाई क्यू। इसमें से घटाओगे तो एक्स क्यू बचेगा केवल, यहाँ बाई क्यू को पहले लिख दो, ठीक है, और यहां से हम क्या करते हैं प्लस का एक्स बाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा बाई माइनस का एक्स। कौन सा ऑप्शन सही है ऐसा? तो ऐसा ऑप्शन है आपका एक, 59 का 1 हो जाएगा। ये सवाल मैंने अभी आपको एक स्पेशली वीडियो आज डाली है, उसमें आप देखना, मैंने बताया है कि माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या होगा। तो ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लगा लो। आरोही क्रम में क्या? सबसे छोटी संख्या यानी कि 0, 0 के बाद क्या है आपका 8, 8 के बाद क्या है देखो 0, 0 के बाद 8, 8 के बाद आपका क्या है 9, ठीक है। 9 के बाद आपका कहीं 10, 11, 11 ये दिखाई दे रहा है मुझे दो जगह, तो 11, 11, 11 के बाद आपका कहीं ये है आपका 17 और 17 के बाद 18, तो एक 17 हो गया और ये हो गया आपका 18, 18 के बाद फिर आपका 20 कहीं है तो 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 20, 20 के बाद आपका 24 है, ठीक है, और 24 के बाद 1 25, 2 25 और ये आपका 3 25, 3 बार 25 भी है, 1 बार 2 बार और ये आपका 3 बार, ठीक है। उसके बाद 25 के बाद आपका क्या आएगा, एक 29 है, ठीक है, 29 के बाद 30 2 बार है, तो ये हो जाएगा आपका 29 और फिर ये 30, फिर ये आपका 30, ठीक है। ये पूरी संख्याएं हो चुकी हैं, यहाँ पर 30 भी हो गया, फिर आपका ये बचा 44 और ये बचा आपका 50, तो यानी कि 44 और ये बचा आपका 50। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 संख्याएं। तो 17 संख्याएं तो मुझे माध्यक तो पता चल जाएगा। माध्यक कैसे? 2 2 4 2 6 2 8 संख्याओं को इधर से हटा दो और 8 संख्याओं को इधर से हटा दो, तो ये आपका क्या बनेगा माध्यक। तो माध्यक का मान क्या आया? तो माध्यक का मान आ गया आपका कितना? 24, ठीक है। बहुलक क्या होता है? बहुलक जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो, तो 25 कितने बार है? 3 बार। इसके अलावा आपकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इससे ज्यादा बार आई हो, तो बहुलक का मान कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। अब इसने कहा है परिसर। परिसर होता है आपका सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को घटा देने पर, तो 50 माइनस 0, सबसे बड़ी संख्या 50 है, सबसे छोटी 0, तो ये कितना आ जाएगा 50। और माध्य क्या होता है मेरे भाई? माध्य होता है इन सभी को जोड़ के जितनी भी संख्याएं उनसे भाग कर दो, 50 20 70 20 90, 90 और 9 99 और बटे संख्या कितनी टोटल? 3। क्या क्या? परिसर, बहुलक और माध्य। 3 से इसको भाग करने पर 3 3 9, 3 3 9 कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से सीटेट के आपके जो 8 दिसंबर 2019 को पेपर पूछा गया था उसके 30 सवाल हैं। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और देखो ऐसी वीडियो को और पाने के लिए ना आप लोग इसको फॉलो करो, अच्छे से इसको सपोर्ट करो भाई। मैं और बेहतर नहीं, सीटेट के पेपर तक मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बेहतरीन अपने इस यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।